गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग 18वीं शताब्दी के भारत का जो कालखंड है उस पे हम लोग तीसरा क्लास लेंगे और चर्चा करेंगे प्रांतीय राज्यों के उदय के संदर्भ में। तो आइए हम सबसे पहले वही शुरुआत उसी स्थान से शुरुआत करते हैं जो हमने आपको पहले से बताया हुआ है कि जब भी हम 18वीं शताब्दी के भारत को देखते हैं तो हम ये सिनारियो हमको दिखाई देता है। हमने पहले क्लास में आपको ये बता दिया कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, प्रमुख घटनाओं की चर्चा कर लिया। इसमें हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया, अभी संघर्ष नहीं बताया। ये हमारा अपना खुद का प्लान है और इस प्लान को आप फॉलो अप करिए तो ये पूरा सेगमेंट आपके दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से बैठ जाएगा। तो हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन बताया, एक भी संघर्ष की बात नहीं की। अब हम आपको आगमन के पश्चात प्रांतीय राज्यों के उदय की बात बता रहे हैं। प्रांतीय राज्यों का उदय याद रखिएगा, एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस पद्धति से, जिस सिस्टम से आप पढ़ते हैं उस सिस्टम को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैं इसमें किसी भी प्रांतीय संघर्ष या ब्रिटिशों और प्रांतीय राज्यों के बीच हस्तक्षेप की चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। केवल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन का फायदा उठाते हुए किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रमुख राज्यों की स्थापना की गई। और जैसे ही संघर्ष का कालखंड आएगा उस बिंदु को हम वहीं छोड़ देंगे और फिर संघर्ष वाले सेगमेंट में सारी चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग बंगाल, अवध, जाट, रुहेले, बंगस, पंजाब, मराठे, मैसूर, निजाम, इनके बारे में हम लोग एक सामान्य सी बात बताने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है इन प्रांतीय राज्यों का अस्तित्व हमें 18वीं शताब्दी में दिखाई देता है। राइट? श्योर? तो हम लोग इसके पहले कि प्रांतीय राज्यों के उदय की चर्चा कर लें, आपको एक बात बता दूं कि कल अभी आपने पॉलिटी पे टेस्ट किया, 30 प्रश्नों का सवाल था वो, और अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस किया। आप देखें, हम तो उम्मीद करते हैं कि जब आप इस तरह के यूनिट टेस्ट में अगर आप भाग लेंगे तो कम से कम 80% सवालों को डिस्कस करेंगे या 80% सवाल आपको आएंगे। इंटरेक्टिव सवाल था, हर सवाल के बाद आपको समय दिया जाता था और उसी समय में आप उसी निश्चित समय में आपको उसका रिस्पांस करना होता था। हम मानते हैं कि थोड़ा सा आपके पास रिटन वे आ जाता तो शायद और बेहतर कर सकते, लेकिन तकनीक की अपनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं के भीतर ही हम लोगों को काम करना है। तो हम यहाँ आपको रोके हैं सिर्फ इसलिए कि आप तैयार रहें। नेक्स्ट थर्सडे या फ्राइडे को 2-3 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। आज सोमवार है, मंगल, बुध, बृहस्पति, है ना। 3 दिन के बाद आप लोगों का एक नेक्स्ट टेस्ट होगा और वो टेस्ट होगा आपका किस पे? आर्ट एंड कल्चर पे। आर्ट एंड कल्चर पे टॉपिक कौन कौन से होंगे जो हमने आपको कराया हुआ है? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म रहेगा, शैव और वैष्णव रहेगा, शैव एंड वैष्णव रहेगा, शैव वैष्णव शाक्त वाला जो एपिसोड है ये पूरा, प्लस टेम्पल आर्किटेक्ट रहेगा। राइट? क्वेश्चन की संख्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, कम से कम ये 4 टॉपिक हैं तो आप ये मान के चलिए कि 10-10 सवाल रहे तो 40 सवाल के आसपास रहेगा। थोड़ी सी टाइमिंग हो जाएगी। और ये बात हम आपको बता दें, जो लोग हमको जानते होंगे, जो हमारे क्वेश्चन पेपर सेटिंग को कभी देखे होंगे प्रीलिम्स में या मेंस में, तो जानते हैं कि थोड़ा सा कठिन प्रश्न आपको सेट करेंगे। 1-2 प्रश्न, 4 प्रश्न छोड़ दीजिए। मान लीजिए बाय द वे
किसी एग्ज़ाम का उठा लें, बहुत अच्छा सवाल है तो बात सही है। प्रायः आपको नए सवाल दूंगा इस पे, तो आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर इस 40 प्रश्न में आप लोग नेगेटिव मार्किंग के साथ 28 सवाल से लेकर के 30 सवाल तक कर लेते हैं तो आपका एक तैयारी प्रॉपर डायरेक्शंस में है। 30 प्लस कर लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। और मैं पक्का, जानते रहिए कि विश्वास है कि बहुत कम लोग 30 प्लस के आसपास जाएंगे नेगेटिव में, है ना। और अगर 20, 21, 22 हैं तो निश्चित रूप से आपको और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। इन 3 दिनों के बीच आपके पास इस नाम से जैन और बौद्ध पे आप कम से कम 3 या 4 लेक्चर पाएंगे। जैनिज्म पे 1 है, बुद्धिज्म पे 2, 3, 4 लेक्चर यहाँ पा जाएंगे। वैदिक रिलीजन पे भी आप शायद 1 पा जाएंगे। शैव और वैष्णविज्म पे 1 पा जाएंगे और इस पे 2 लेक्चर पा जाएंगे। तो ये सारे लेक्चर्स आपके शौर्य एकेडमी के प्ले लिस्ट में हैं, खोज लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ जानने की ज़रूरत होगी आपको। क्लियर है? तो आप लोग अगले टेस्ट के लिए पहले से तैयार रहिएगा। और ये जो पेपर होगा वो एकदम थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल का ही रहेगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं, प्रांतीय राज्यों के उदय की बात करते हैं, है ना। प्रांतीय राज्यों के उदय की बात, वास्तव में 18वीं शताब्दी में जैसे ही मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, आप देखेंगे कि प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। और ये कोई नई चीज नहीं थी। हमेशा होता है कि जब भी कोई केंद्रीय साम्राज्य का पतन होता है तो निश्चित रूप से विकेंद्रीकरण या छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। इसीलिए हम लोगों ने इस बात को कहा है कि देखा है कि इंडियन जो हिस्ट्री है वो एक तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की पावर के बीच का संघर्ष भी है। कि केंद्रीकृत साम्राज्य बनता है तो छोटे छोटे राज्यों को यूनाइट करके या जीत करके बनता है। और जैसे ही कोई केंद्रीकृत राज्य क्या कहते हैं का पतन होता है तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो जाता है। आपने मौर्य साम्राज्य के बाद भी देखा, गुप्त साम्राज्य के भी बाद देखा, सल्तनत के बाद भी देखा, और अब आपको मुगल काल में भी इस बात को दिखाई देगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो जितना ही दूर रहेगा, यानी दूरस्थ राज्य, प्राय ऐसा आप देखेंगे हमेशा यही रहा है कि दूरस्थ राज्य पहले स्वतंत्र होंगे, है ना। फिलहाल यह जो प्रांतीय राज्यों के उदय की जो प्रक्रिया है, आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में आपको दिखाई देगी। 2 प्रवृत्तियां आपको दिखाई देंगी। पहली चीज ये कि उत्तर और दक्षिण भारत में दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि कोई अछूता रहेगा, उत्तर एवं दक्षिण भारत में दिखाई देंगी। और एक दूसरा फार्मूला ये रहेगा कि जो दूरस्थ प्रांत हैं, दूरस्थ प्रांत पहले स्वतंत्र होंगे, और एक चीज फिर से ध्यान में रखिएगा, एक बहुत अच्छी बात दिमाग में रखिएगा कि भले ही ये प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हो गए, लेकिन जब आप इनके प्रशासन को देखोगे तो अधिकांश राज्य जो होंगे, अधिकांश राज्यों का प्रशासनिक मॉडल मुगलों जैसा होगा। खास करके अगर आप मराठे छोड़ दें तो प्राय सबका आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मराठों के प्रशासन की जो परंपरा थी वो अलग थी, वो शिवाजी से प्रेरित थी। अदरवाइज बाकी अधिकांश लोगों का आप इसमें देखेंगे। एक और खासियत देखेंगे, ये सारी प्रवृत्तियां दिमाग में रखे रहिए, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एक खासियत ये होगी कि अधिकांश के जो संस्थापक थे, अधिकांश राज्यों के संस्थापक मुगल दरबार से जुड़े थे,
और याद रखिएगा कि जब ये मुगल दरबार से जुड़े रहेंगे तो मुगल दरबार में गुटबंदी भी करेंगे, यानी इनमें प्रायः आपको दिखाई देगा 2-3 प्रवृत्तियां ध्यान में और रखें। जैसे इन सारे राज्यों में गुटबंदी दिखाई देगी, और गुटबंदी इसीलिए होगी कि मुगल प्रशासन में उनकी जो उपस्थिति है वो थोड़ी सी प्रभावी ढंग से हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रतिस्पर्धा भी दिखाई देगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बीच प्रतिस्पर्धा का मूल कारण क्या था, तो बताइए जरा। 35 सेकंड का समय आपके पास है। अगर हम आपसे पूछें कि प्रांतीय राज्यों में जो प्रतिस्पर्धा हुई, उन प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण क्या था, तो बता सकते हैं। सामने घड़ी की सुई टिक टिक करते हुई, तो आप लोग जरा मैसेज करके बताएं। कई बार आप लोगों को लगता है कि हाँ 35 सेकंड सर कम देते हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग उसी में प्रयास करिए। कभी कभी आप लोग बहुत लंबा क्या कहते हैं कि फनी सा भी जवाब दे जाते हैं। जैसे कल हमने पूछा था कि कंपनी का नाम बताइए, तो एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये कह दिया कि सर बड़ा लंबा है, 35 सेकंड में हो ही नहीं पाएगा। तो जाहिर सी बात है, लंबा तो है। आप शुरुआत किए होते तो पता चल जाता है कि जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। फिलहाल इंटरैक्टिव रहिए, कहने का मतलब यही है। तो वास्तव में इनके बीच जो प्रतिस्पर्धा का मूल कारण था वो क्या था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। तो पतनवत मुगल साम्राज्य के कितने क्षेत्र पे किसका अधिकार हो जाए, ये इनके बीच प्रतिस्पर्धा का मूल कारण था, है ना। और मुगल दरबार में प्रभावी उपस्थिति हो जाए, ये भी एक प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि मुगल प्रशासन से जुड़ने के बाद एक थोड़ा सा एक गौरव की बात तब भी थी, राइट। तो ये सारी आपको प्रांतीय राज्यों के उदय के संदर्भ में सामान्य जो प्रवृत्तियां रही हैं, उन बिंदुओं को हमने ध्यान में रखा। याद रखिएगा। एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, जो उत्तर एवं दक्षिण दोनों भारत में यह प्रक्रिया देखी गई। दूरस्थ प्रांत पहले स्वतंत्र हुए। अधिकांश राज्यों का प्रशासनिक मॉडल मुगलों जैसा ही था। अधिकांश राज्यों के संस्थापक मुगल दरबार से जुड़े हुए थे, और इन सबके बीच गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा थी। जिसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था या कि वो अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे, राइट। एक बार और भी आपको बता दूं, इसके पहले कि हम अगले प्रांतीय राज्य या प्रांतीय राज्यों की बात करना शुरू करें, आपको बता दें कि यहाँ प्रांतीय राज्यों के उदय में हम आपको सिर्फ उन संस्थापकों या प्रारंभिक शासकों के नाम बताना चाहते हैं जो कि इससे जुड़े हुए थे, क्या कहते हैं कि प्रांतों की स्वतंत्रता से। जैसे ही इनका आपसी संघर्ष होगा, या इसमें हम आपसी संघर्ष को या ब्रिटिशों के हस्तक्षेप वाले सेक्शन को नहीं जोड़ रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। अभी एक आध की शुरुआत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। पहला जो बात था वो था बंगाल। और आपको एक बात बता दूं, अब प्रश्न तो आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन दिमाग लगा ले जाएंगे आप, इसलिए प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, रिमार्क आपको बता दूं। मुगल भारत में सबसे ज्यादा इनकम वाला जो प्रांत था वो कौन था? बंगाल था। और बंगाल से जो इनकम प्राप्त होती थी, वास्तव में औरंगजेब जब दक्षिण विजय कर रहा था तो उसने बंगाल से प्राप्त इनकम को ही दक्षिण में लगाया था। तो निश्चित रूप से बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत था, राइट। और इसका जो संस्थापक था वो आप जानते हैं कौन था? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान। क्लियर है? और वास्तव में मुर्शीद कुली खान का जो समय है वो है आपका 1717 से लेकर के 1717 से लेकर 1727 तक। बहुत सारे लोग 1700 लिखते हैं, आप भी चाहें तो लिख सकते हैं। कारण क्या था अभी आगे क्लियर हो जाएगा। डेट और इवेंट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने पहले ही बताया। तो आइए देखते हैं, प्रमुख बातों को देखा जाए। वास्तव में 1700 ईस्वी में, यानी औरंगजेब का समय है,
1700 ईस्वी में इसे बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। बंगाल का दीवान, सूबेदार नहीं दीवान। और आप जानते हैं कि मुगल काल में दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, एक दीवान जो कि वित्तीय मामले देखता था, और एक सूबेदार जो कि क्या देखता था, कि जो कि वो रहता था सामान्य प्रशासन को देखता था। 1717 में इसे फारूक सियर ने सूबेदार भी बना दिया, सूबेदार बना दिया। और जाहिर सी बात है कि अगर आप सूबेदार और दीवान दोनों हो जाएंगे तो तकनीकी रूप से मान लिया जाएगा संस्थापक। इसीलिए बहुत सारे लोग 1717 लिखते हैं, हमने भी आपको लिख दिया कि लगभग स्वतंत्र। जब आपको आर्थिक और प्रशासन दोनों के क्षेत्र में दोनों अधिकार दे दिए गए तो जाहिर सी बात है आपको माना जा सकता है स्वाभाविक रूप से कि आप इसके संस्थापक हो गए, है ना। हालांकि संस्थापक होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो मुगलों को कर देना बंद कर देगा या उससे बाहर चला जाएगा, नहीं, व्यवहार में वो लगभग स्वतंत्र हो गया। राइट। आइए अगले बिंदु को, प्रमुख बिंदु को जाने कि इसने अपनी जो राजधानी है वो ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी, ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। अब कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं वो आपकी साइकोलॉजी पकड़ते हैं कि आप क्या समझ पा रहे हैं। ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी। अब जैसे उठा के पूछ दिया गया कि 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल की राजधानी क्या थी, तो प्रारंभ को 1700 अगर आप मानेंगे तो ढाका हो जाएगी। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी कर दी गई तो इसका कुछ न कुछ कारण रहा होगा। तो कथन कारण से भी पूछा जा सकता है कि आखिर में इसका परिवर्तन का मुख्य कारण क्या था। तो कोई बताएगा कि ढाका से मुर्शिदाबाद करने का कारण क्या था। वास्तव में अजीमुशान का विरोध था, औरंगजेब मतलब क्या कहते हैं पौत्र था वो, और फिर उस विद्रोह का बहाना लेकर के उसने ढाका से राजधानी को क्या कर दिया, मुर्शिदाबाद कर दिया। राइट। और 1719 ईस्वी में, याद रखिएगा एक एक बिंदु आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, पूरी एनसीईआरटी ही बहुत अच्छी है बिपिन चंद्र की, हमने यही रिकमेंड किया है आपको, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। खास करके सेकेंडरी सोर्स तो एकदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं वो जानिए। ये जितनी भी लाइनें हैं वो आपको सब एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएंगी, और ये एक एक पॉइंट अपने आप में ये मान के चलिए कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके। 1719 ईस्वी में जो उड़ीसा का प्रांत है, उड़ीसा का प्रांत मोहम्मद शाह के द्वारा दिया गया, मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान कर दिया गया। अब यहाँ दो सवाल ऑलरेडी बनेंगे। एक सवाल तो यही बन जाएगा कि वो अब कौन सा बंगाल का नवाब था जिसके समय में उड़ीसा का प्रांत भी बंगाल में मिला दिया गया, मुर्शीद कुली खान। दूसरा सवाल ऐसे बन जाएगा कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने उड़ीसा को बंगाल में मिला दिया, मोहम्मद शाह बन जाएगा। श्योर। चलिए आपको बताऊं कि इसके काल में 3 विद्रोहों की सूचना मिलती है। बंगाल का जो नवाब था वो 3 विद्रोह हुआ। ये तीनों विद्रोह बड़े फेमस रहे हैं और पूछा गया है। पहला जो प्रथम विद्रोह हुआ, 3 लोगों का नाम आता है, सीताराम, उदय नारायण, सीताराम राय, उदय नारायण। और
एक नाम है आपका गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद यूपीएससी में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है, कौन नहीं था पहले में। तो याद रखिएगा, पहला विद्रोह इन तीनों के द्वारा हुआ, दूसरा विद्रोह हुआ शुजात खान के द्वारा, दूसरा शुजात खान के द्वारा, और तीसरा जो विद्रोह हुआ वो नुजात खान, तीसरा जो विद्रोह हुआ वो नुजात खान का हुआ। तो ये तीन विद्रोह आपको दिखाई देंगे। इन तीनों विद्रोहों को दबा दिया गया मुर्शीद कुली खान के द्वारा, और मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। हमने पहले ही बताया था, इजारा व्यवस्था ठेकेदारी व्यवस्था होती है, आप लोग भी जानते हैं। दो डायमेंशन से सोचिए। अगर आप ये सोचते हैं कि इनकम बढ़ेगी, तो ये बात सही है कि इजारा व्यवस्था से जब आप रेवेन्यू को दे देंगे तो निश्चित रूप से आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी। लगभग 1,41,00,000 के रेवेन्यू की सूचना मिलती है उस समय, तो बहुत है इतना बंगाल का। क्लियर है? तो इजारा व्यवस्था की शुरुआत हुई, तो इससे राज्य की तो इनकम बढ़ जाएगी, लेकिन किसानों का जो होगा वो शोषण होगा। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल आइए हम लोग बात करें शुजाउद्दीन। कई बार विरोधी प्रवृत्ति की सूचनाएं भी मिलती हैं, जैसे आपने एक तरफ इजारा व्यवस्था की शुरुआत कर दी, दूसरी तरफ आप तकावी दे रहे हैं यानी कृषि ऋण। तो जाहिर सी बात है कि ये दो तरफा प्रयास है और विरोधाभासी माना जाएगा। फिलहाल इसके बाद मिलता है मुर्शीद कुली खान के बाद दूसरा जो नाम मिलता है वो शुजाउद्दीन का। शुजाउद्दीन 1727 से लेकर के 1739, और आपको इन बंगाल के नवाबों का जो क्रम है, क्रम पता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि क्रम से आपसे पूछा जा सकता है। 1733 ईस्वी में ये मुर्शीद कुली खान का दामाद भी था। 1733 में बिहार प्रांत बंगाल में मिला दिया गया। अब आप जरा देखिए, यही समझ लीजिए, क्योंकि बंगाल विभाजन का भी आंदोलन आप लोग पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट सेक्शन में, लेकिन यहाँ आप जानते रहिए कि ये प्रांत कितना बड़ा हो गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में भी पश्चिम बंगाल वाला एरिया और प्लस बांग्लादेश वाला एरिया, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा एरिया हो गया। इतना बड़ा प्रांत भी ठीक नहीं है ना। तो निश्चित रूप से 1733 ईस्वी में बिहार का प्रांत दिया गया, और ये भी किया गया किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा, मोहम्मद शाह। और आपको बताऊं कि इस समय मतलब जो बादशाह था वो कौन था? मोहम्मद शाह था। और जो बिहार का राज्यपाल था, जो गवर्नर था, उसे बनाया गया अली वर्दी खान को, अली वर्दी खान। और आप जानते हैं कि आगे चल करके ये विद्रोह करके जो है क्या कहते हैं कि खुद बंगाल का नवाब बनेगा। और इसका जो शासन था स्पेशली न्यायप्रियता के लिए माना जाता था। एक बात गांठ बांध के आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जब हम 18वीं शताब्दी के मुगल बादशाहों की चर्चा कर रहे थे, तो मुगल बादशाहों में आप बहुत सारे चारित्रिक दोष देख रहे थे। कोई रंगीला बादशाह है, तो कोई बहुत ही क्लीव टाइप का कायर व्यक्ति है। लेकिन जब हम प्रांतीय सूबेदारों को देख रहे हैं, तो वो चारित्रगत रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, आपको सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति क्या कहते हैं कि एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना रखेगा, वो महत्वाकांक्षी होगा, योग्य होगा, तभी वो सफल ही हो पाएगा। तो हम प्रायः, चाहे वो आप बंगाल के नवाबों को देखेंगे, चाहे अवध के नवाबों को देखेंगे, प्रायः इसमें चारित्रिक दोष आपको नहीं दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव करने वाली पॉलिसी है, वो कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो दो चीज़ आप जानते रहिएगा
कि ये जितने प्रांतीय शासक हैं, हम लिखें या ना लिखें, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र वाले थे, और दूसरे, इन्होंने प्रशासन में कभी भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया। ये स्वाभाविक सी बात है, कभी भी अगर आपसे पूछे तो ये दोनों लाइनों को ध्यान में रखिएगा। तो न्यायप्रियता के लिए अत्यधिक फेमस था। और शुजाउद्दीन के बाद हुआ, नेक्स्ट जो शासक हुआ वो हुआ सरफराज खान। सरफराज खान, और सरफराज खान केवल एक तरह से नाम मात्र का ही रहा। सरफराज खान 1739 से लेकर के 1740, और वास्तव में एक युद्ध हुआ, घेरिया का युद्ध, बैटल ऑफ घेरिया। मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो इस तरह के युद्ध है वो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ घेरिया, घेरिया का जो युद्ध था 1740 में, वो था अली वर्दी खान, वही जो बंगाल का गवर्नर था, उप गवर्नर अली वर्दी खान वर्सेस सरफराज खान। और इसमें सरफराज खान पराजित हुआ, अली वर्दी खान जीता, और अली वर्दी खान इसके बाद नवाब हुआ, है ना। तो आइए देखते हैं अली वर्दी खान के बारे में, 1740 से लेकर के 1756 तक। अब आप जरा समझिए, हमारा जो मेन मकसद है, जो बार बार आपको बता रहे हैं, कि अभी तक आपने देखा बंगाल के नवाबों में कहीं किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष की बात नहीं हो रही है। अली वर्दी खान, अली वर्दी खान तक में भी नहीं होगी। अली वर्दी खान के बाद जब हस्तक्षेप होगा तो वहां से हम ये टॉपिक बंद कर दे रहे हैं, यानी हम ये प्रारंभिक शासक नवाब मान लेंगे बंगाल के। और ये सिस्टम किसी भी आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे सिस्टम पे आप आइए, इसी पद्धति से पढ़िए, मिस नहीं करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है, आपको बता रहा हूँ, है ना। अली वर्दी खान 1740 से 1756। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, तो शायद और बेहतर आप परिदृश्य बना सकते हैं। देखिए, ये इस समय बंगाल है अली वर्दी खान के समय। और वैसे भी बंगाल को बहुत कायदे से ध्यान में रखिए, बंगाल की जो घटनाएं हैं आगे चल करके काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, आसाम वासाम लग रहा है, लेकिन आप मानिएगा ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो पार्ट है, ये बंगाल में था अली वर्दी खान के समय में। एक मिनट हट जाता हूं, आप देखिएगा, अली वर्दी खान। और यहाँ पे एक अत्यंत शरीफ जाति आपको मिलेगी, मराठे। दोनों आप लोग फिगर में एक बार कंसंट्रेट करें। मराठों की स्थिति ही क्या थी कि वो सरदेशमुखी और चौथ लेने के लिए तलवार के बल पे कहीं भी चले जाते थे। वैसे ये दोष सिर्फ मराठों का नहीं था, 18वीं शताब्दी की राजनीति का था। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने, क्या कहते हैं कि उलझे अपने दांवों में, सब दांवबाजी, पेंचबाजी, दांव पेंच कर रहे हैं। चूंकि बंगाल का जो प्रांत है काफ़ी बड़ा हो चुका था, और उड़ीसा महाराष्ट्र में मराठों का था, तो यहाँ के जो सरदार थे वो उड़ीसा पे दबाव बनाते रहते थे। और कई बार ये कहा जाता है कि अगर उड़ीसा मराठे बंगाल के नवाब को ना परेशान करते तो शायद अली वर्दी खान कुछ और बेहतर कर पाता, लेकिन ऐसा इफ और बट का तो यहाँ पे कंडीशन नहीं चलता है। तो आप ये फिगर इमेजिन करिए, और पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि एक नाम आता है रघु जी भोसले। एकदम पूछा जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा, ये फैक्ट नहीं है, आपको जानना ही होगा कि रघु जी भोसले के नेतृत्व में मराठों ने उड़ीसा पर दबाव बनाया। मराठों ने उड़ीसा पर दबाव बनाया, और एक फिगर बना लीजिए, आगे चल कर के अभी हम लोग मराठों को अलग से डिस्कस करेंगे। मराठों ने उड़ीसा पर दबाव बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अली वर्दी खान को, जिसके परिणाम स्वरूप अली वर्दी खान को
अली वर्दी खान को उड़ीसा प्रांत का राजस्व देना पड़ा, है ना। और उड़ीसा प्रांत का राजस्व का मतलब चौथ देना पड़ा और 12 लाख रुपए दिया गया, चौथ के रूप में 12 लाख रुपए दिया गया। तब जाकर के इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाई, है ना। और आपको बताऊं कि इसके समय पे बंगाल का जो हस्तक्षेप है वो धीरे धीरे, बंगाल का प्रभाव, बंगाल में ब्रिटिशों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 1717 का फरमान मिल चुका था, याद है, वो तो मुर्शीद कुली खान के समय से ही था। और कहीं न कहीं एक भविष्य दिखने सा लगा था कि ब्रिटिशर्स हावी हो सकते हैं। लेकिन अली वर्दी खान ने ब्रिटिशों की तुलना हमेशा किससे की? मधुमक्खियों से की। बड़ा फेमस है कि उसने कहा कि ये मधुमक्खियां हैं ब्रिटिशर्स, अगर आप इन्हें छेड़ेंगे तो काट खाएंगी और नहीं छेड़ेंगे तो क्या होंगी? शहद देंगी। यही तो मधुमक्खियों की खासियत है। लेकिन निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि अली वर्दी खान का यह आकलन सही नहीं हुआ, क्योंकि ये वो मधुमक्खियां साबित हुई कि जो बिना छेड़ने पर भी काटी, है ना। यानी अली वर्दी खान को हम ये मान सकते हैं कि ये लोग उतने कूटनीतिक नहीं थे। और क्यों अली वर्दी खान? इस आरोप से तो कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, ना बादशाह, मुगल बादशाह तत्कालीन, ना तो मुर्शीद कुली खान, ना तो अली वर्दी खान, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं समझ सका, कोई भी उपनिवेशवाद की प्रकृति को नहीं समझ सका कि ये यूरोपीय कंपनियां इस उद्देश्य से लेकर के आई थी, है ना। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट भले है अली वर्दी खान के लिए, लेकिन चार्ज तो सब पे है। अब आप देखो, हम अली वर्दी खान पे यहाँ चर्चा इस चैप्टर में समाप्त करते हैं, क्योंकि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ और सिराजुद्दौला के समय में ब्रिटिशों का संघर्ष हुआ। और ये चैप्टर, ये कालखंड हम लोग संघर्ष वाले सेक्शन में देखेंगे। जो हम लोगों का फिगर है वो ये कि उदय के बाद संघर्ष। तो हम ये अपना एक मॉडल डेवलप किए हुए हैं, इस आधार पे हम लोग देखेंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सर इसके बाद फिर सिराजुद्दौला हुआ, फिर मीर जाफर हुआ, फिर मीर कासिम हुआ, वो सारी कहानी हम लोग वहाँ से देखेंगे। यानी बंगाल के प्रारंभिक नवाबों की हमने चर्चा करी यहाँ पे, जहाँ पे मुर्शीद कुली खान से लेकर के अली वर्दी खान ने लगभग बंगाल को क्या किया था? पूर्ण स्वतंत्र बना रखा था। और ये पूर्ण स्वतंत्रता का जो दर्जा था, आप ये कह सकते हैं कि मुर्शीद कुली खान के समय से ही माना जाता है। क्लियर है? एकदम कोई भी दिमाग डाउट में न रखिएगा कि एक एक जो लाइन में बोल रहा हूँ, एक एक शब्द, ऐसा एक एक शब्द पे आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है और यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं रहेगा। राइट? तो आगे आगे हम लोग बढ़ें। और मैं फिर एक बार फिर जो संस्था की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आपको बता दूं कि आप लोगों से ये अपेक्षा है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इस कार्यक्रम से जोड़ें। और कार्यक्रम से ही क्यों न जोड़ें, आप चाहें तो शौर्य एकेडमी के परिवार से जोड़ें। यहाँ प्रीलिम्स का जो पूरा जो कोर्स हमने डिज़ाइन किया है वो निश्चित रूप से इस वर्तमान जो परिस्थिति है उससे प्रभावित होकर के रखा है कि कम से कम एक पॉजिटिविटी जाए, लड़कों को लगे कि हाँ, संस्थान या मैं जो मानवीय मूल्य हैं उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, है ना। और बाकी संस्था पे यूपीएससी के लिए, स्पेशली यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए आपके पास आता रहता है, हमारे पास रिक्वेस्ट आता है हिंदी के लिए, ज्योग्राफी के लिए। ये दो विषय बहुत हैं कि हिंदी और ज्योग्राफी आप जो है सर शुरू करें। हम पेड बैच में आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने एक बात कहा कि हम इस परिवार का विस्तार करेंगे, लेकिन दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर हमेशा है कि वो मानक के अनुरूप हो, है ना, और हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। तो धीरे धीरे इसका क्रमिक विकास मैं करूँगा ही। ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी चल रहा है, बहुत जल्दी ही हम हिंदी पे भी विचार करेंगे। और वास्तव में हिंदी की फैकल्टी बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ है, बशर्ते ये है कि उतनी डिमांड रहे, उतनी बच्चे रहें कि जैसे हम एक तरह से उनको संस्था भी, भाई कोई भी एक्सपर्ट बुलाएगा तो संस्था को मिले ना मिले, कम से कम एक्सपर्ट को एक
क्या कहते हैं कि हैंडसम अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि भाई उसका जो लेवल है उस लेवल के अनुरूप होना चाहिए। तो हिंदी लिटरेचर के बारे में भी मैं सोचूंगा ज़रूर से, ज्योग्राफी के बारे में भी सोचूंगा। बस ये है कि थोड़ा सा वैसे भी ये समय जो है स्पेशली प्रीलिम्स पे फोकस करने का है, राइट। और जो लोग हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में आना चाहते हैं उनके वो तो आए ही आए। निबंध भी यहाँ से किया जाएगा, और साथ ही साथ जीएस पे भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। क्लियर है। मॉड्यूल वाइज आप लोगों का बड़ा दबाव रहा है कि सर मॉड्यूल वाइज पढ़ाइए, तो पेपर वाइज भी हम लोग इस कोर्स को मॉड्यूल करेंगे। जो भी मेंस के कार्यक्रम हम लाएंगे जीएस मेंस में, उस पे ये रहेगा कि आप पेपर वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा जो है क्या कहते हैं, वैसे तो ट्रिप्स का ये मामला होता है, हम लोग चूँकि एक मानक स्तर पे ही चीज़ों को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है संस्था को भी उसके अनुरूप पे करना होगा। लेकिन फिर भी मूल्यों से कभी समझौता नहीं होगा, और आप लोग निश्चिंत होकर के इस परिवार से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए और अधिक से अधिक सफल होइए। क्लियर है। सबसे बड़ी बात ये रहता है कि समय और तनाव का जो प्रबंधन है वो बहुत आवश्यक है। क्लियर है। और आपको ये आप ये कह सकते हैं कि पैंडेमिक हमेशा मतलब सिर दर्द तो होता ही होता है, कभी कभी कुछ पॉलिसीज आपके फेवर में आ सकती हैं, आ जाती हैं। तो क्लाइव की तरह से बनिए कि जो भी संभावनाएं हैं, क्लाइव की एक बड़ी खासियत है, आएंगे हम लोग पर्सनालिटीज़ पे, 2 मिनट और सुन लीजिए, समझिए कि जब क्लाइव की पर्सनालिटी को देखोगे तो लगेगा कि उसने सूक्ष्मतम संभावनाओं पे अपना अधिकतम सर्वस्व झोंक दिया, और वो ब्रिटिश साम्राज्य को बनाने वाले लोगों में रहा। तो आप निश्चित रूप से आजकल का जो परिवेश है, परिदृश्य है, वो आप औपनिवेशिक साम्राज्य तो नहीं बनाते, लेकिन अपने छवि का, अपने स्टेटस का, अपने लेवल का एक साम्राज्य तो बनाते ही बनाते हैं। तो अगर आपको न्यूनतम संभावनाएं भी दिख रही हैं तो आपको अपना सर्वस्व इसमें झोंक देने की जरूरत है। क्लियर है। और आप कह सकते हैं इस संस्थान से अभी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो आप निश्चित मान के चलिए कि वो बड़े मानक लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कि बहुत चमक दमक से नहीं प्रभावित हैं, क्योंकि संस्था का न तो बहुत बड़ा वो है, क्या कहते हैं कि न प्रचार प्रसार आपको दिखेगा। बस जो भी हैं वो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको आप जानते हैं पर्सनली, वही लोग जुड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो लोग जुड़े हैं जो कि सिंसियर हैं, समझदार हैं, जो कि चमक दमक से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। और ये चमक दमक भी आ जाएगी बशर्ते आप लोग जो है क्या हों, सेलेक्ट होना शुरू करें, सफल हों। तो क्लियर। और हम उम्मीद करते हैं कि परिश्रम हमारा जो है वो रंग लाएगा, और आपका भी परिश्रम रंग लाएगा। जो ये मौका मिला है उस मौके का आप लोग सदुपयोग करें। तो आगे चलें, राइट। तो ये रहा आपके बंगाल प्रांत के संदर्भ में एक कॉन्सेप्ट दिमाग में जरूर बना होगा। और आपको बताऊं, याद रख लेना इस बात को अपने क्या कहते हैं कि रुमाल में गांठ बांध लेने वाली बात है, वो ये कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में 2 प्रमुख प्रांतों का बहुत योगदान रहेगा। 3 प्रांत हैं स्पेशली, लेकिन 2 का बहुत योगदान रहेगा। नंबर 1 पे बंगाल, नंबर 2 पे अवध, और नंबर 3 पे निजाम। ये 3 प्रांत ऐसे होंगे जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण में एक तरह से मौलिक रूप से एनर्जी देने का प्रयास करेंगे। बात हमारी समझ रहे होंगे, आगे और भी समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अवध हुआ। ठीक है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा है कि अरे सर सिराजुद्दौला मेरा कहाँ गया? तो आएगा बेटा, कल आएगा। कल तो नहीं आ पाएगा, परसों आएगा, 1-2 क्लास के बाद आएगा। और एक बार फिर सभी लोगों से कह रहा हूँ जो बार बार जुड़ते हैं चले जाते हैं, नहीं जुड़ पाते हैं, उनकी बात अगर हम आपसे बात करें तो आपको एक बात बता दूं कि उस पे टेस्ट के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा पानी लीजिए। आपको बता दूं कि टेस्ट के लिए एक बहुत ही मानक कुछ दिनों तक ही ऐसा हो पाया, 3-4 महीनों तक। एक अनुभव बताते हैं। चलो कुछ इधर उधर की भी बातें करना जरूरी है ना, तभी क्लास लगता है। एक टेलीग्राम हम लोग चलाते थे सौर स्टडी ग्रुप की वजह से, हो सकता है इसमें कुछ लोग भाग लें, जानते हैं। उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हमको लगता है कि कम से कम 6-7 हज़ार लोग तो रहे ही होंगे।
और फिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ये सब लॉकडाउन क्रिएटिविटी की बात है, बहुत स्टैंडर्ड उस पे टेस्ट चले, हो सकता है कुछ आप लोग उसमें से कुछ लोग भागीदार रहे हों, लेकिन आगे चल कर के उसमें जो है कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट आ गए कि जैसे होता है ना कि उसमें 10-15 हमने स्टूडेंट्स को बनाया भी था, वो भी क्या कहते हैं कि एडमिन भी बनाया हुआ था, वो बेचारे बहुत रेगुलेट करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो है नहीं होता है कि तनाव जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, मैं भी उलझन में था और बार बार एंटी सोशल एलिमेंट्स रोज़ देख रहा हूँ, रात को 2 बजे 4 बजे 6 बजे 20-20 50-50 मैसेज डाल देते थे। तो भाई हमारे एडमिन बहुत सक्रिय रहते थे, है ना, उसमें 2-4 लड़कियां भी थीं कि वो मतलब हुआ नहीं कि तुरंत उनको बैन करना, रिस्ट्रिक्ट करना, सारे अधिकार मैंने दे रखे थे। फिर एक दिन हमको लगा कि ये नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने बिना देखे ही सबको डिलीट कर दिया, पूरा ग्रुप ही बैन ख़त्म कर दिया और बाद में फिर 50-60 लोगों का, उन बच्चों का जो वास्तव में बहुत ही कर्मठी थे, उन बच्चों को फिर अपने पर्सनल नाम से रखा, जो अब उसका नाम बदल करके शौर्य एकेडमी, जिसमें 70-72 लोग आप लोग हो, उसको रखा। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी बड़ी चुनौतियां आती हैं, नहीं तो वो अगर मैटर्स जिसके पास रहा हो तो बड़ा बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाया था और लड़के काफ़ी मेहनत करते थे। 100 क्वेश्चंस का जो है क्विज होता था, टेस्ट होता था, उसकी स्कोरिंग होती थी डेली, हम उसको चेक करके बताते थे, राइट। तो खैर जो बीत गई बस याद आ गया तो मैंने आपको शेयर कर लिया। निश्चिंत रहिए, अंधेरा निश्चित रूप से छटेगा और आप लोग बेहतर करेंगे, बस दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है। तो आइए अवध की बात करते हैं। अवध राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? सादत खान बुरहानुल मुल्क। और बड़ा टिपिकल टाइप का व्यक्ति था ये, सादत खान बुरहानुल मुल्क। ये जो आधुनिक अवध, फैजाबाद, लखनऊ वाला एरिया है ना, वो है सादत खान बुरहानुल मुल्क। ये था अवध राज्य का संस्थापक था, बड़ी प्रतिद्वंदिता रखता था। अभी आपके इसके चरित्र के बारे में बताता हूँ। 1722 से लेकर के 1739, 1722 से लेकर के 1739, 1722 से लेकर के 1739 तक का इसका समय था। कुछ महत्वपूर्ण बंदियों की बात बताएं कि 1722 में इसने अवध राज्य की स्थापना की, अवध राज्य का संस्थापक था। तो भाई इतनी क्षमता तो थे ही कि वो कम से कम एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ले, कितना भी उसमें था। 1723 में उसने अवध में एक नया बंदोबस्त लागू किया। रेवेन्यू सेटलमेंट की बात कर रहा हूं, एक एक बिंदु जो ना आए वो आप लोग पूछते रहिएगा। लागू किया, बिचौलिए समाप्त किए, अच्छी बात है, बिचौलिए नहीं रहेंगे तो फायदा ही है, बिचौलिया समाप्त किया, उचित कर लगाया। तो ये सारी तो अच्छी बातें हैं, गुड की बात है ना। अब 2-3 बातें आपको बताता हूं, कुछ रोचक हैं, लिखना जरूरी नहीं है, है ना। 2-3 बातें आपको बताऊं, जैसे कहानी ही समझिए लेकिन काम की है इसलिए जरूरी है। जैसे मराठों से एक बार संघर्ष हो रहा था, लोकेशन इसका देख रहे हो ना, एक बार फिर से दिखाऊंगा आपको। आपको छोटा सा ये इंडिया हिलता डुलता पता होना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा ही खराब बन गया लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, आपको भी बनाने आना चाहिए। ये अवध का जो पार्ट है, और ये मराठे थे, मराठे जा रहे थे, दिल्ली जाने वाले थे, और बीच में इसने मराठों को रोकने का प्रयास किया था। फिगर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो हुआ क्या कि मराठों की एक छोटी टुकड़ी को उसने पराजित किया और मोहम्मद शाह को लिख भेजा कि हमने मराठों को बुरी तरह से परास्त कर दिया है।
ये 1736-37 की घटना है, रोचक है इसलिए समझिए। और जाहिर सी बात है कि फिर अगर आपको ये सूचना मिलेगी तो बादशाह को लगेगा कि अब तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मराठे फिर जो है दिल्ली में पहुंच गए। 1737-38 की घटना है। ये बातें हमने सिर्फ आपको इसको बताया कि आप इसके चरित्र के बारे में जानें। थोड़ा सा हल्कापन था, बड़बोलापन, कुछ भी बोल जाना होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि बड़बोलेपन वाले में रह जाते हैं। 1739 की एक दूसरी घटना बता रहा हूं। करनाल का युद्ध हुआ। करनाल के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व दो लोगों ने किया, एक तो निजामुल मुल्क ने किया, दूसरा सादत खान ने किया। निजामुल मुल्क की स्थिति ये थी कि वो कूटनीतिक व्यक्ति था, पराजित होने के बाद भी जब बात किया तो उसने लाहौर का क्षेत्र दिया और कुछ कर और दे करके वापस कर दिया। लेकिन सादत खान को लगा कि सारा श्रेय तो निजामुल मुल्क को चला जाएगा। उसने धीरे से नादिर शाह से मुलाकात की और उसने कहा कि ऐसा है कि आप इतने पे मान गए हैं, आप दिल्ली आइए, हम आपको 20 करोड़ देंगे। वास्तव में 20 लाख रुपए देने का वादा था। अब बताइए, करनाल आने पे 20 लाख मिले और दिल्ली आने पे 20 करोड़, और जो आदमी बंदा अफगानिस्तान से चला होगा, काबुल से चला होगा, तो दिल्ली नहीं चला जाएगा। नादिर शाह जब दिल्ली पहुंचा तो सादत खान ने कहा कि हम आपको 20 करोड़ तो देंगे, लेकिन आप बादशाह को मार दीजिए। इसने कहा कि ठीक है, हम मार देंगे बादशाह को, पहले 20 करोड़ तो दो, कि हम मार भी दें उसके बाद जिंदा थोड़ी कर पाएंगे। और उसके बाद सादत खान ने आत्महत्या कर ली। तो आपको पीटी के लिए तो एक अच्छा सवाल है, अभी पूछा नहीं हुआ है, कि 18वीं शताब्दी का वो कौन सा सरदार था जो कि आत्महत्या कर लिया था। कारण आप जान ही रहे हैं, बता ही दिया मैंने। तो वो सादत खान बुरहानुल मुल्क था। और फिलहाल उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, कि हल्ला मच गया कि नादिर शाह ने आत्महत्या कर ली, और फिर लूटपाट होने लगी, उसके सैनिकों पर आक्रमण हुआ। फिर नादिर शाह ने जब जबरदस्त कत्लेआम किया। कहा जाता है जमुना, इतनी लाशें कटवा के फेंकवाई उसने कि जमुना नदी का रंग का लाल हो गया। तो ये साहित्यिक भी हो सकता है, लेकिन ये कम से कम बताता है कि ये कितना भयंकर वो था। तो फिलहाल सादत खान की पर्सनालिटी ऐसी थी, ज्वेलस थी, हाइपरबोलिक, कुछ भी बोल जाना, ये हल्कापन दिखाता है। फिलहाल सादत खान बुरहानुल मुल्क को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उसने अवध राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद दूसरा नाम आता है सफदर जंग का। सफदर जंग का, सफदर जंग 1739 से लेकर के 54 तक, 1754 तक। तक। और आपको बताऊं कि जो इलाहाबाद का जिला था, वो अवध में मिलाया गया। और वास्तव में ये सब चीजें इसलिए किया जाता था कि मुगल बादशाह को तो कर मिलना ही मिलना था। वो एक तरह से गुडविल प्राप्त करना चाहता था, या उसकी नज़र में जो योग्य व्यक्ति रहता था उसको रख लिया जाता था, है ना। और 1748, बात समझ में आई बात। और ये क्या कहते हैं कि इलाहाबाद, ये जो घटना हुई वो मोहम्मद शाह की जगह पे ये हुआ था अहमद शाह के द्वारा 1748 में। दोनों हैं, सन से गड़बड़ ना करिएगा, अभी हमने मोहम्मद शाह बताया था, अहमद शाह ने दिया। और इसे वजीर भी बनाया गया। और इसी के बाद अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा गया। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, कि 1748 ईस्वी में अहमद शाह, 48 में मोहम्मद शाह की मृत्यु है, 48 में अहमद शाह के का बादशाह बना, तो अहमद शाह ने दिया था उसको, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसके साथ जो वही खासियत जो रही है वो मैंने आपको बताया ही,
कि कभी भी इन लोगों ने हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं भाव किया, तो नया लिखने की जरूरत नहीं है, बस जानते रहिएगा योग्य शासक था। लेकिन सफदर जंग के बाद ही इसे नवाब, अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा जाने लगा, नवाब वजीर कहा जाने लगा। इसके बाद आप देखेंगे शुजाउद्दौला आएगा। काफी फेमस रहा है 1754 से लेकर के 1775 तक। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं अवध के संस्थापकों में हम शुजाउद्दौला से चर्चा को समाप्त करते हैं, क्योंकि 1754 से 1775 इसी के समय में ब्रिटिशों का हस्तक्षेप हुआ किसमें, अवध में। और जो अवध का जो हस्तक्षेप वाला संबंध है वो सेक्शन हम लोग देखेंगे ब्रिटिश और अवधों के बीच में, है ना। वैसे आज शुजाउद्दौला के बाद काफ़ी कई शासक हुए, आप जानते हैं, जो ब्रिटिश संरक्षण में रहे। शुजाउद्दौला पहला ऐसा शासक था जिसने ब्रिटिशों को एक तरह से क्या किया, रेजिडेंट बनाया, है ना। जो सहायक संधि आप देखते हैं, बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं, मैं तो नहीं कहता ऐसा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिशों और अवध से ही वो संधि हुई, और एक तरह से अवध ने ब्रिटिशों के ब्रिटिश साम्राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा आधार प्रदान किया शुजाउद्दौला के समय से। और शुजाउद्दौला के बाद असफुद्दौला, है ना, वजीर अली, सादत अली, हैदर अली, वाजिद अली, बहुत सारे नवाब हुए। लेकिन हम इन नवाबों की चर्चा करने जा रहे हैं किसमें, जब हम लोग ब्रिटिश अवध संबंधों की बात करेंगे तब। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट, रुहेले एवं बंगस। तो जरा एक बार फिर से एक बार फिगर थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं, पिछली बार तो बहुत ही खराब बन गया था। आइए अब देखते हैं, प्रयास करते हैं थोड़ा सा बेहतर बने। और खास करके जब आप ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उस सेक्शंस पे लिखेंगे, जीएस में भी लिखेंगे, तो कम से कम वर्ल्ड और इंडिया के मैप आपको इतना खराब तो बनाने आना ही चाहिए जितना मैं बना रहा हूँ, है ना। अब देखो मैं लिख रहा हूँ इंडिया एट 18th सेंचुरी, एट 18th सेंचुरी, है ना। तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब ये हो गया आपका नंबर 1, बंगाल हो गया। बंगाल में क्या था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रांत हो गया। क्लियर हो गया। चलो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा हो गया। इसी के पास अवध नंबर 2, नंबर अवध था। और 3 और 4 नंबर यहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आपको 3 और 4 मिल जाएंगे, रुहेले और बंगस, 3 और 4, है ना। तो इस तरह से दिमाग क्लियर रहना चाहिए। वैसे भी रुहेला, ब्रिटिश रुहेला भी संबंध हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रुहेले और बंगस एक एक लाइन में ही लिखना ही है कि इसके संस्थापक कौन थे, बस। राइट। तो रुहेला राज्य बरेली में था, बीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान, इनका जो केंद्र था वो क्या था, बरेली। और जो क्या कहते हैं कि इसके संस्थापक थे वो थे वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। संस्थापक में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। इसके बाद आप देखेंगे फैजुल्ला खान होगा, फैजुल्ला खान जिसका संरक्षक रहमत अली होगा, और ब्रिटिश उसको मतलब अवध जो है उसको मिला लेगा। और हमने आपको बताया कि ब्रिटिशों के सहयोग से मिलाएगा, मीरनपुर कटरा का युद्ध होगा, लेकिन ये सारी बातें हम लोग संघर्ष में करेंगे। और जो बंगस था वो था फर्रुखाबाद, कन्नौज को केंद्र बना करके, फर्रुखाबाद वो केंद्र बना करके केंद्र एकदम, देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आता है सुमेलित करने में तो कई बार गलत हो जाता है। मोहम्मद खां बंगश ने, मोहम्मद खां बंगश ने इस राज्य की स्थापना की।
राइट। अब आ जाते हैं जाटों की बात कर लेते हैं, जाट साम्राज्य। पांचवा जाट की बात कर लेते हैं। जो जाट राज्य था स्पेशली कहाँ था भाई बताओगे? इस समय तो हरियाणा में भी मिलेगा, लेकिन उस समय जो जाटों का मेन केंद्र था भरतपुर, राजस्थान वाला है ना, भरतपुर, मथुरा, आगरा भी लिख लो। आगरा आज भी जाटों का एक अच्छी खासी बेल्ट है। भरतपुर, मथुरा, आगरा जिले में जाट साम्राज्य की स्थापना हुई। शुरुआतें हमने आपको औरंगजेब के समय में भी हम लोग चर्चा करते हैं। जाट विद्रोह या जाट राज्य की स्थापना का जब प्रयास हुआ, पहला प्रयास माना जाता है गोकुल के द्वारा हुआ। गोकुल के द्वारा हुआ 1669 में। और याद रखिएगा कि जब औरंगजेब दक्षिण भारत के विजयों में व्यस्त था, तभी जाटों ने यह प्रयास करना शुरू कर दिया कि उनका एक स्वतंत्र राज्य हो, है ना। तो गोकुल ने पहला ऐसा किया। इसके बाद आपका नाम आएगा गोकुल के बाद राजाराम। कई बार पूछा जाता है इनका क्रम, सन कभी नहीं पूछा जाता है, तो हम सन लिख करके गलती ही कर रहे हैं। लेकिन लिख देने से, एक बार पढ़ लेने से दिमाग में रहता है। नहीं तो आप तो एकदम क्या कहते हैं कि एक क्रम बना लीजिए। लड़के कई बार सेट कर लेते हैं, है ना। जैसे मालूम हुआ कि जाट राजाओं का उन्होंने क्रम कर लिया, जी आर, है ना, उसके बाद फिर सी, जी आर सी, किसी भी तरह से आप कर लीजिए। कहने का मतलब ये राजा राम। और राजा राम के बारे में तो आप जानते ही हो कि बहुत ही चर्चित विद्रोह रहा औरंगजेब के समय में, और सिकंदरा से अकबर की हड्डियां तक उठा ले गया ये। पता नहीं क्या कितना लगाव था उससे, है ना। राजा राम, राम चेहरा का भी नाम मिलता है। फिलहाल चूड़ामन जानिए, 1690 से 1721। चूड़ामन 1690 से लेकर के 1721। 1721। और वास्तव में अगर आप कहें कि 18वीं शताब्दी में जाट राज्य की नींव डालने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? ये तो आप ये कह सकते हैं कि चूड़ामन ने ही भरतपुर राज्य की नींव डाली। तो अगर आप जाटों के विद्रोह की बात करेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जाटों के विद्रोह का नेता कौन था, तो सबसे पहले गोकुल का नाम आएगा। गोकुल ने प्रयास किया था। लेकिन 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना किसने किया? भरतपुर राज्य की स्थापना किसने किया? चूड़ामन ने किया। 1700 चूड़ामन ने किया, है ना। और आपको बताऊं कि थीम में एक दुर्ग बनाया, आज भी है, ये आपको मिल जाएगा थीम में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ घटना हुई, कम लोग जानते हैं, याद रखिएगा। जय सिंह से ये पराजित हुआ। ये जय सिंह राजपूत थे, जय सिंह द्वारा पराजित हुए। अभी इनकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। आमेर राज्य के थे, जय सिंह के द्वारा ये पराजित हुए और फिर आत्महत्या कर ली, और इसके पश्चात आत्महत्या कर ली। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन था जाट। इनको लगा कि मुसलमान के विरुद्ध में, हिंदू राज्य के विरुद्ध जो है इन्होंने किया, तो फिलहाल आत्मग्लानि में इन्होंने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन के नाम आता है सूरजमल, 1756 से लेकर के 1763 तक। सच पूछे आप लोगों से, जब भी पूछेगा तो यहीं तक पूछेगा, 1756 से लेकर के 1763। इसके बाद कोई खास नहीं रहा। इसे आप जाटों का अफलातून कह सकते हैं। जाट सत्ता अपने चरम पर अगर आपको दिखाई दी तो सूरजमल के समय में ही दिखाई दी। पानीपत के तृतीय युद्ध में भागीदारी के कारण ये काफ़ी फेमस रहा है। और वास्तव में कई बार आपसे पूछा जाता है कि सूरजमल का पानीपत के तृतीय युद्ध में क्या रहा, क्या कहते हैं कि क्या दृष्टिकोण था। तो आपको याद बताऊं, बहुत सारे लोग कहीं से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जानते रहिए कि आपको सीधे लिखना है
कि वह इस युद्ध से अलग रहा। वास्तव में हुआ क्या था कि सूरजमल से जाटों ने सहयोग का प्रयास किया था, लेकिन सूरजमल ने ये राय दिया कि जो मराठे थे वो गुरिल्ला युद्ध में ज़्यादा प्रवीण थे, तो उनको ये कहा कि आप मैदानी युद्धों में भाग नहीं ले सकते हो, गुरिल्ला युद्ध लड़ो। और इस राय को मराठों ने स्वीकार नहीं किया और उसके बाद फिर वो आइसोलेट हो गया। हालांकि कुछ महिलाएं जो थीं मराठा परिवार की, वो सूरजमल की अतिथि बनी रहीं। बस इतना सा अप्रोच रहा। सूरजमल के बाद कई नाम मिलेगा आपको, जवाहर सिंह और कई सिंह आपको मिलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल 18वीं शताब्दी के शासकों में चूड़ामन और सूरजमल था। तो अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे भी सवाल बनाया जा सकता है कि कौन सा शासक था, जो निम्नलिखित में से कौन से जाट शासक 18वीं शताब्दी में थे, और ये चारों नाम दे दे तो चूड़ामन और सूरजमल। फिलहाल एक और महत्वपूर्ण राज्य जो था उत्तर भारत का था, वो था जयसिंह था, आमेर का जयसिंह, आमेर का जयसिंह। जयसिंह था 1688 से लेकर के 1947 तक, 1747 तक, 1688 से लेकर के 1747 तक था। फारूक सियर ने इसको सवाई जयसिंह की उपाधि धारण की दिया था। और आप जानते हो कि जयसिंह की जो खासियत थी स्पेशली एक खगोल शास्त्री के रूप में थी। मुगल मनसबदार था, मुगल का वफादार था, लेकिन इसकी स्पेशली जो ख्याति रही है वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण रही है। और इस पे पर्सनालिटी लेवल पे भी मेंस में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो यही है कि द मेजर इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ द 18th सेंचुरी। तो नो डाउट द जयसिंह वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व तो ये था ही। तो आपको बताऊं कि स्पेशली इसकी जो ख्याति थी वो किसके लिए थी कि इसने कई वेधशालाएं बनवाई, ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। कहाँ कहाँ थी याद रखिएगा, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी में। ये 5 स्थान हैं। कहाँ कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में, है ना। और इनसे जो प्रेक्षण लिए, जो ऑब्जर्वेशंस लिए, उसको उसने एक कैलेंडर बनवाया, उसमें संकलित किया। उसका नाम बताइए, चलिए। तो 35 सेकंड का आपके पास टाइम है, आप जरा उसका नाम बताइए कि जो पुस्तक थी ऑब्जर्वेटरीज की, उनका नाम बताइए। तब तक हम आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर, ये ऑब्जर्वेटरीज थी। और इन में जो प्रेक्षण लिए गए, जिज मोहम्मद शाही, कभी पूछा जा सकता है कि जिज मोहम्मद शाही में क्या है, तो तोप का नाम ना लिख दीजिएगा। ये क्या है? ये खगोलकीय प्रेक्षण का संग्रह है, खगोलकीय प्रेक्षणों का संग्रह है। ठीक है, चलिए। इसके अतिरिक्त आपको बताऊं, जो नेपियर की लॉगरिथमिक्स है ना, यूक्लिड की रेखा गणित है, इनको इन लोगों ने क्या किया कि इसका अनुवाद कराया संस्कृत में। जाहिर सी बात है, लॉगरिथम्स और ज्योमेट्रीज इसमें रुचि थी इसकी, तो ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था। एक सोशल रिफॉर्म भी रहा है, तो वो नाम याद रखिएगा, यूक्लिड की रेखा गणित, ज्योमेट्री, और नेपियर की लॉगरिथमिक्स, लॉगरिथमिक्स। ये जो है, आप ये कह सकते हैं कि नेपियर के जो लॉगरिथमिक्स है, इनका वो किया, संस्कृत अनुवाद कराया। और एक सोशल रिफॉर्म्स ये है कि जो लड़कियों की शादी में, वो तो आज भी क्या कहते हैं कि कोरोना का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखते हैं। हालांकि कोरोना में पॉजिटिव कहना तो हमेशा नेगेटिव ही है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
कि इधर जो शादी विवाह हो रहे हैं वो बड़े शांति संपन्न ढंग से हो रहे हैं, कायदे से हो रहे हैं, मुश्किल से 40-50 लोग, और वास्तव में इतने ही लोगों के उपस्थित होने की आवश्यकता रहती है ना? और ये पॉलिसी अपनाना चाहिए। सोशल वैल्यूज़ हमेशा बदलते रहते हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कतई नहीं है कि जो हिंदुस्तानी फेस्टिव्स होते हैं, उत्सव धर्मी होते हैं, वो उत्सव ना करें। लेकिन जो लड़की की शादी में जो खर्च होता है, वो कहीं न कहीं आपको लगता है कि लड़की पक्ष पे थोपा हुआ सा लगता है ना? तो उसको खर्च करने के लिए इन्होंने एक मिशन बनाने का प्रयास किया। तो ये उत्तर भारत के कुछ राज्य थे। आइए हम लोग दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की चर्चा फटाफट कर लेते हैं। लंबी चर्चा हम लोगों ने किया है इस पे, और बहुत सिस्टमेटिक किया है, ये पर्याप्त किया है, इससे ज़्यादा न इससे कम। आइए दक्कन के राज्य की बातों करें, कुछ राज्यों की बात कर लेते हैं। जब आप दक्कन के प्रमुख राज्यों की बात करेंगे तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहले मराठे आपको दिखेंगे। मराठों पर हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि 18वीं शताब्दी में जो मराठे दिखेंगे आपको, क्योंकि मराठों पे तो 2 क्लास तो कम से कम वैसे ही चाहिए। तो जो मराठा राज्य बना, आपको बताऊं कि जो 18वीं शताब्दी की मुगल राजनीति थी, उस मुगल राजनीति की पृष्ठभूमि में शाहू को छोड़ा गया। इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप सिर्फ ऐसे कह लीजिए कि शाहू एवं पेशवाओं के काल में शाहू एवं पेशवाओं के नेतृत्व में, आप कह सकते हैं कि एक, लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन लिख दे रहा हूं, एक हिंदू राज्य मत लिखिए, नॉन साइंटिफिक हो जाएगा ये। एक सशक्त राज्य की स्थापना हुई। अच्छा, वो हिंदू वाले भाई गुस्साइएगा नहीं, आजकल हर जगह भाजपा की ही राज्य है। एक लगे आप लोग ट्रोल करने, है ना? एक सशक्त राज्य की स्थापना हुई, क्योंकि मैं इस दृष्टि से नहीं देखता हूं, मराठे भी नहीं देखते थे। एक सशक्त राज्य की स्थापना हुई, बता दूंगा। आप ट्रोल भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है। हालांकि भगवा कलर से लिख भी दिया हूं, केवल महज संजोग। फिलहाल हिंदू धर्म के मानने वाले थे, एक शक्ति थे, लेकिन हिंदू पद पातशाही शिवाजी के समय में नहीं थी। यहाँ की तो बात ही छोड़ दी, ये तो मराठों और पेशवाओं का काल है, वो लंबा काल है, उसकी बात हम चर्चा करेंगे। हमारे एक शिष्य ने पूछा, जवाब मैं नहीं दे पाया था, यहीं जवाब दे रहा हूं। उन्होंने प्रश्न पूछा कि यह कहां तक कहना उचित है कि ब्रिटिशों ने मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से साम्राज्य को छीना। तो ये प्रश्न कम से कम ये बताता है कि 18वीं शताब्दी में मराठे कितने भी महत्वपूर्ण शक्ति थे, कितने महत्वपूर्ण शक्ति थे। लेकिन इस बात से सहमत इसलिए नहीं हुआ जा सकता क्योंकि मराठे एक महज क्षेत्रीय शक्ति थे और उनका प्रभाव मुख्यतः महाराष्ट्र तक था या सीमित स्तरों पर मराठा से बाहर था। केंद्रीय सत्ता भले ही कमजोर थी लेकिन वो मुगलों की थी। इसलिए यह कहना तार्किक नहीं होगा कि ब्रिटिशों ने मराठों से ले लिया राज्य, है ना? हाँ, ये जरूर है कि मराठों को पराजित करने के बाद, या जब मराठे 18वीं शताब्दी में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हुए, तो उसके बाद ब्रिटिशों को जो अपॉर्चुनिटी मिली वो उनके लिए एक निर्णायक साबित हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको हम लोग वहां देखेंगे। दूसरा जो शक्ति मिलती है वो मिलती है हैदराबाद के निजाम की, जरूर चर्चा करना चाहूंगा, हैदराबाद का निजाम। और एक बार बहुत अच्छे ढंग से जानते रहिए, हैदराबाद का निजाम संस्थापक जो था वो निजाम उल मुल्क आसफ जाह। निजाम उल मुल्क
चिनकिल्च खान, चिनकिल्च खान निजामुल मुल्क था। 1724 ईस्वी में मोहम्मद शाह के समय में इसने स्थापना की थी। लेकिन एक स्टार पॉइंट बना लीजिए, अगर आपसे क्रम प्रश्न ये सवाल पूछ दिया जाए कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना का स्वप्न सबसे पहले किसने देखा था, तो इसका आंसर होगा जुल्फिकार खान। द जुल्फिकार खान वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ड्रीम्ड फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट इन द साउथ। उसने दक्षिण भारत में पहले स्वतंत्र राज्य की स्थापना की बात रखा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और ये मौका मिला किसको, चिनकिल्च खान निजामुल मुल्क आसफ जाह को। और वास्तव में इसे मोहम्मद शाह ने वजीर बनाया था और ये बहुत योग्य व्यक्ति था। गुलाम हुसैन एक नाम आता है, 18वीं शताब्दी का राइटर है गुलाम हुसैन। उचित जगह है इसकी चर्चा करने की। गुलाम हुसैन की किताब का नाम बता दो जरा। 35 सेकंड का समय बर्बाद कर रहा हूं आप लोगों पे, निछावर कर रहा हूं, बर्बाद तो नहीं कहूंगा। चलिए फटाक से बताइए, ये न कहना कि सर बड़ा कठिन नाम है लिखना। तो किसने किया, जल्दी बताओ। गुलाम हुसैन की पुस्तक का नाम है सियारुल मुतखरीन। कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ये याद रखिएगा कि 18वीं सेंचुरी की ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, मुतखरीन, सियारुल मुतखरीन। मुतखरनी न लिख दीजिए, मुतखरीन। मालूम हुआ कि आलसी गिरे, कहे चलो कुएं में ही सही। मुतखरीन, देखते हैं कितनी बार में लिखते हैं, मुतखरीन, सियारुल मुतखरीन। डन, चलो। और गुलाम हुसैन लिखता है कि ये अपने समय का चाणक्य था कूटनीति के मामले में। और जब इसे वजीर बनाया गया, सच पूछे तो सैयद बंधुओं को अपदस्थ करने में इसकी बड़ी भूमिका थी। और जब इसे बनाया गया तो इसने कठोर वित्तीय अनुशासन शुरू किया और दरबारी लोग ही इसके अगेंस्ट हो गए। और जब दरबारी लोग अगेंस्ट हो गए तो वो दरबारी षड्यंत्रों से ऊब करके चला आया दक्कन में। और आपको बताऊं कि उस समय जो मुबारिज खान था वो दक्कन का सूबेदार था, है ना। और मराठा जो सरदार थे, मराठा कौन था, बाजीराव फर्स्ट था। तो बाजीराव से इसने सहायता ली। अब देखो कहाँ हिंदू मुस्लिम रह गया। बाजीराव की सहायता से एक युद्ध हुआ, सकरखेड़ा का युद्ध। और सकरखेड़ा का युद्ध बहुत ही फेमस है, बताऊंगा, मराठों में भी बता दूंगा। 1724 में हुआ। और इसमें जो, अब हम चिनकिल्च खान लिख दे रहे हैं, चाहे निजाम लिख दे रहे हैं, कुछ भी एक आधा लिखूंगा। चिनकिल्च खान ने पराजित किया, चिनकिल्च खान जीता और मुबारिज खान हारा। और कहा जाता है कि मुबारिज खान का युद्ध, जो कटा हुआ सिर जो है, उसने मोहम्मद शाह को भेज दिया। और इसी के बाद निजामुल मुल्क को सूबेदार बना दिया गया। और फिर इस सकरखेड़ा के युद्ध के बाद ही इसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। याद रखना कि निजाम सदैव मराठों के विरुद्ध रहा। बात समझो, मराठों के सहयोग से स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के बाद निजाम सदैव मराठों के विरुद्ध रहा और सदैव मराठों से हारता रहा। इसलिए हमारा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि उसे, इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग कभी भी हिंदू मुस्लिम नजरिए से ना देखें, बल्कि इसे तत्कालीन राजनीतिक दांवपेच के हिसाब से देखें। इसका कोई मतलब नहीं, मैंने हमेशा कहा कि मूल्य रहित राजनीति, सत्ता के शतरंज खिलाड़ी उलझे अपने दामों में। कोई सोचने वाला नहीं था कि किसने सहायता की, किसने नहीं सहायता की। चलो, तीसरा एक मैसूर का राज्य मिलेगा, फिर बताऊंगा मैसूर के संदर्भ में, लेकिन फिलहाल के लिए जानते रहो
मैसूर राज्य में आड्यार वंश था, कहने को तो आड्यार वंश था, और आड्यार वंश इसका जो राजा था वो था चिक्का कृष्णराज। और जाहिर सी बात है ये केवल नृत्य और संगीत में व्यस्त रहता था, इसलिए दो मंत्रियों का नाम आता है, देवराज और नंदराज। इनके हाथ सत्ता आ गई, देवराज और नंदराज के। और इन्हीं के समय में हैदर अली और टीपू सुल्तान का उदय हुआ, और हैदर अली और टीपू के नेतृत्व में मैसूर राज्य वो एग्जाम्पल बना। आप ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का ये वो राज्य था जिसने सदैव ब्रिटिशों को कड़ी चुनौती दी। तो हम लोग वहां चर्चा करेंगे। तो मैसूर राज्य हो गया, और कोई राज्य बचा? चलो एक छोटा सा राज्य है, इसकी भी चर्चा कर लेता हूं, त्रावणकोर की। केरल में ब्रिटिशों का समर्थक राज्य था ये। केरल में मार्तंड वर्मा का नाम मिलता है, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा। कहने के तो ये भी हिंदू राज्य थे। मार्तंड वर्मा, डचों को इन्होंने पराजित किया था, लेकिन ब्रिटिशों के समर्थक रहे। राम वर्मा का स्पेशली जानते रहिए कि कवि, विद्वान, संगीतकार थे, चित्रकार रहे थे 18th सेंचुरी के, तो कल्चरल पर्सनालिटी ज़्यादा थे, है ना। इनके काफ़ी फेमस चित्र रहे हैं, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण है, बाकी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। फिलहाल हमने आपके सामने 18वीं शताब्दी के विषाद पर, जब आप आंख बंद करिए और 18th सेंचुरी को आप समझिए, तो हमने आपको बता दिया गिरता हुआ मुगल साम्राज्य, एक तरफ बिखरे हुए क्षेत्रीय राज्य, दूसरी तरफ यूरोपीय कंपनियां। द होल कैनवास इज रेडी फॉर द स्ट्रगल, फॉर द कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉर द रिवेलरीज। द रियल वर्ड शुड बी रिवेलरीज, राइट। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। शौर्य एकेडमी परिवार में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। थैंक यू।